देखो नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सारे फॉर्मूला पिछले आप रखने तुम्हें इस टॉपिक के लिए। देखो, जैसे एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कल किया था? फॉर्मूला बताओ एनर्जी स्टोर का। क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। और वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस। देखो वैसे याद रख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है? एरिया। और ये सब क्या है? डिस्टेंस और एरिया, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? मैं डायरेक्ट लिखूंगा भैया। फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है? ये तो हो गया हाफ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, उसमें कैपेसिटेंस निकाला था, क्या फॉर्मूला उसका? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये क्या भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईडी। सारे भूले बैठे हो, क्या होता है? ई डी। और इसका स्क्वायर है तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में ए डी, वॉल्यूम की जगह। अब जो कट रहा है उसे काट दो। देखो, ये अपॉन में एडी, ये एक तरह से मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा, ठीक है। एडी को मान के चलो, ये आ गया यहां पर अपॉन में ए डी। डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, खत्म। और एरिया से एरिया खत्म। क्या फॉर्मूला बचा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? एनर्जी डेंसिटी। समझ में आ गया? डेरिवेशन समझ में आ गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा हमने पढ़ा था पहले, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये, अंदर क्या होता है इसमें? नो मीडियम, एयर, वैक्यूम, कुछ भी बोल लीजिए। अगर हम इसके अंदर कुछ भी चीज इंसर्ट कर दे, चाहे कंडक्टर हो चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का, तो नया कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए कि इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो नया नया एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? के से मल्टीप्लाई। क्लियर है? यहां पर कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है, जो दो तीन डेरिवेशन है, वो फिनिश है। अब समझो नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, थोड़ा ध्यान रखना। अब जैसे मान के चलो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1। कैपेसिटेंस है C1, और इसको हम चार्ज कर रहे हैं किस पोटेंशियल से? V1 पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं? इसको चार्ज कर रहे हैं। तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? कल का फॉर्मूला याद करो, Q इक्वल्स टू CV। तो इसका चार्ज क्या हो गया? C1 V1। एक दूसरा कैपेसिटर है C2, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं बच्चे V2 से। तो इसका चार्ज क्या हो गया? इसका तो हो गया C1 V1, इसका चार्ज क्या हो गया? C2 V2।
जब हमने दो कैपेसिटर अलग अलग लिए C1 और C2, उनको अलग अलग चार्ज किया V1 और V2 से, तो दो अलग अलग चार्ज आ गए, इस कैपेसिटर का ये चार्ज, इस कैपेसिटर का ये चार्ज। ये है टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। शेयर होने से पहले का चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, C1V1 प्लस C2V2। आगे होगा समझ में, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब हम करेंगे इनको शेयर। जैसे ये टर्मिनल है पॉजिटिव, ये है प्लेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा जाए, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा जाए, एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। तो क्या होता है, इन वायर्स के थ्रू चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, शेयर होगा। कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व, सेम रहता है, नो लॉस। इतना आ रहा है समझ में। तो जैसे ही हमने इसको जोड़ दिया, एक कैपेसिटर ऊपर लिया, जैसे ये कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर ये लिया, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। लेकिन अब पैरेलल में क्या होता है, सेम वोल्टेज सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। अब टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, आफ्टर शेयरिंग, ये है बिफोर शेयरिंग, ये वाला बिफोर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, फॉर्मूला वही, Q इक्वल्स टू CV। क्या फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू CV। यहां पर C क्या होगा, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े हुए हो, एक है C1, एक है C2, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस। कल की क्लास, पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस क्या आता है, C1 प्लस C2। तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या होगा, C की जगह क्या लिख दूं मैं यहां पर, C1 प्लस C2 इनटू में पोटेंशियल, इसका अलग से V1 था, इसका अलग से V2 था, जब कॉमन ही हो गया, इसका पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, टोटल V। तो C1 प्लस C2 इंटू, ये है आफ्टर शेयरिंग चार्ज, ये है बिफोर शेयरिंग चार्ज। और जब हम कह रहे हैं कि चार्ज का कोई कैसा भी लॉस नहीं हुआ है, तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। मैं इसको इसके इक्वल रख रहा हूं, तो क्या वैल्यू बनेगी, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V। और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, तो V का फॉर्मूला क्या बन गया, यहां लिख रहा हूं, V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। C1V1 क्या है, पहला चार्ज, रख दे फोन, रख दे इसको। C1V1 क्या है, पहला चार्ज। C2V2 क्या है, सेकंड चार्ज। मतलब टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अगर डिफाइन आ जाए, डिफाइन कॉमन पोटेंशियल, तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग टू टोटल कैपेसिटेंस। आ गया समझ में, V का फॉर्मूला आ गया समझ में। अब चार्ज तो रहा क्या, बिल्कुल सेम, लेकिन एनर्जी के साथ क्या होगा, लॉस होगी। जब चार्ज एक दूसरी जगह छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, लॉस। तो एनर्जी लॉस का डेरिवेशन समझना, एनर्जी लॉस का डेरिवेशन मैं यहां कर रहा हूं। चलो बताओ, एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी बिफोर शेयरिंग क्या होगी, कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर। ये तो पहले कैपेसिटर का, दूसरे कैपेसिटर का क्या होगा, प्लस हाफ C2 V2 का, ये है बिफोर शेयरिंग जो एनर्जी थी इसके पास टोटल। लेकिन आफ्टर शेयरिंग एनर्जी क्या हो रही है, लॉस। कितनी लॉस हो रही है, मैं माइनस कर दूंगा, कितनी, जो आफ्टर शेयरिंग के बाद आई, कितनी होगी, चलो बताओ। ऐसे यही फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर, हाफ की जगह हाफ, कैपेसिटेंस क्या होगा आफ्टर शेयरिंग वाले में, C1 प्लस C2, वेरी गुड, हाफ C तो हो गया, और V का स्क्वायर, मतलब V ये रहा,
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 इसका स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का इसका भी स्क्वायर, भाई स्क्वायर है ना, हाफ सी भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, C1 प्लस C2 से ये कैंसिल आउट। तो ये जो टर्म है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस ये तो हो गया बिफोर शेयरिंग की एनर्जी, माइनस कर दी आफ्टर शेयरिंग की एनर्जी। ये सॉल्व करना है एलसीएम लेकर, ये सॉल्व करना है एलसीएम लेकर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एनर्जी लॉस है, जो एनर्जी लॉस वो क्या आ जाएगा, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये याद रखना है, ये न्यूमेरिकल के लिए। डेरिवेशन सॉल्व करोगे अब आप लोग खुद से, ठीक है, तरीका आ गया समझ में। भाई क्या था, सुनो एक बार ध्यान से सुनो। एक कैपेसिटर है C1, कैपेसिटी है उसकी, V1 से चार्ज किया तो C1V1, दूसरा C2V2, अलग अलग है, तो टोटल कितना हो गया चार्ज, पहले का चार्ज प्लस दूसरे का चार्ज। दोनों को अलग करो, दोनों को लेकर आए, एक वायर से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ दिया। अब क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, लेकिन चार्ज रहेगा क्या, सेम। तो जब दोनों एक साथ जुड़ गए हैं तो टोटल चार्ज कितना हुआ, हाँ ये क्या हुआ, टोटल कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 जब पैरेलल में जुड़ रहे हैं, इनटू में V, Q इक्वल टू CV। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये डेफिनेशन बन गई किसकी, कॉमन पोटेंशियल की। जो V था यहाँ वो क्या था, कॉमन पोटेंशियल। अब जब चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी लॉस हो रही है तो क्या हुआ, उसमें हमने निकाल दिया, एनर्जी पहले कितनी थी और बाद में कितनी है, लॉस का मतलब कितना डिफरेंस आया, ये रिजल्ट। ये न्यूमेरिकल के लिए याद रखना, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा, बस कैलकुलेट। देखो नेक्स्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T is inserted between the plates। ध्यान से समझ लें डायग्राम को। देखो डायग्राम ये है, ये जो प्लेट है इसका एरिया है A, एरिया है A, और ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल डी। इस टाइम इन प्लेट्स के अंदर जो मैंने अभी लिखा, व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन देम, अभी इंसर्ट नहीं की है कंडक्टिंग स्लैब, फिलहाल ये है। तो मुझे इसका कैपेसिटेंस बताओ एक बार जल्दी से। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कब है, जब अंदर की साइड वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है कैसा। ये स्टेप समझ में आ गया। अब क्या होगा, जब एक कंडक्टिंग स्लैब, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट। नॉट का मतलब क्या है, वैक्यूम के अंदर। और पॉजिटिव से नेगेटिव क्या डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इतना आ गया समझ में। अब हम एक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, ध्यान देना, कंडक्टिंग स्लैब, बिल्कुल सेम एरिया की कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, जिसकी थिकनेस है T, जिसकी थिकनेस है T। मतलब जैसे ये रूम के बराबर कैपेसिटर है, इतना ही एरिया का हमने क्या लिया, कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इंसर्ट कर दी। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है,
जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एरिया में बची और इतने एरिया में, बीच का एरिया जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी पूरे में वो खत्म हो गई। अब बची कितने में? सिर्फ ऊपर और नीचे वाले से। इतना आ गया समझ में? अब कैपेसिटेंस हमें निकालना है जब हमने इंसर्ट कर दिया स्लैब को, उसके बाद नया कैपेसिटेंस क्या होगा उसको हम क्या मानेंगे? सी डैश। क्या मानेंगे? सी डैश। तो सी डैश और सी के बीच में रिलेशन देखेंगे कि क्या निकल के आता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखेंगे? ध्यान दो इधर, V इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। भाई ये ध्यान है, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। तो V इक्वल्स टू E इनटू में डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E की जगह अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं तो वो कितनी है? E नॉट। लेकिन डिस्टेंस कितनी है? E नॉट के लिए डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं टोटल D में से T को माइनस कर दूं तो बची को E नॉट D माइनस, नहीं आया समझ में? D माइनस T जो हमारे पास एरिया बचा है, वो डिस्टेंस जो बची है इतने में इलेक्ट्रिक फील्ड बची है। और E नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम E नॉट, ई नोट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ध्यान है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? डी माइनस टी। फिर उसके बाद सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं हम? क्यू बाई ए। सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डी माइनस टी। ये चल रहा है हमारे पास पोटेंशियल। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू सी बी। Q इक्वल्स टू सी बी, ये चार्ज का फॉर्मूला। तो C का फॉर्मूला क्या बन गया? Q अपॉन V। तो मैं यहां लिख रहा हूं नया कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज क्या है? Q। और पोटेंशियल क्या है अब यहां पर? V की, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। इतना आगे समझ में? अच्छा, Q से Q कैंसिल आउट, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी डैश इज इक्वल टू ये टर्म तो आ जाएगी ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। इससे कंपेयर करने के लिए डी बाहर लेना पड़ेगा। मैंने इसको लिखा यहां एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ब्रैकेट में क्या बचेगा? डी को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टी अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये किसका फॉर्मूला है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसका फॉर्मूला है? सी का। तो सी अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी। ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है। मतलब सी डैश क्या है? नया कैपेसिटेंस। सी क्या है? पुराना कैपेसिटेंस जो इसके बिना था। जब हमने कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखी थी इसके अंदर तब था सी, लेकिन जैसे स्लैब को अंदर इंसर्ट किया तो नया कैपेसिटेंस क्या आया? सी डैश। तो सी डैश और सी में रिलेशन आया इसके साथ। इसका मतलब क्या है? जो नया कैपेसिटेंस है वो ग्रेटर है किससे? पुराने कैपेसिटेंस से। याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए कि अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट कर दें तो नया कैपेसिटेंस जो आता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है? तो आंसर विल बी इंक्रीज। इस फैक्टर समझ में आ गया? डेरिवेशन क्लियर है? हाँ भाई, नेक्स्ट कराऊं फिर। अगर कंडक्टिंग की जगह
कंडक्टिंग की जगह डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आ जाए। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब मीन्स एक तरह से इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी अंदर? देखो बिना इसके तो यही रहेगा। अब मैंने इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये कंडक्टर नहीं बचा, तो इसके अंदर देखो ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज को। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव इसमें से किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। पॉजिटिव की साइड पे आ जाएगा यहाँ नेगेटिव, और नेगेटिव की साइड पे आ जाएगा। ध्यान से सुनते जाना सारी चीजें। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था, ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव थी। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही इधर सेम। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रही है कहानी? ये है सारी ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट। अब इस डाइलेक्ट्रिक के लिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अपोजिट। यस और नो? अपोजिट होगी। तो हमने ये डाइलेक्ट्रिक के लिए हमने मान लिया भाई, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो हमने मान ली ऊपर की डायरेक्शन में ईपी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान ली? ऊपर की। तो बची कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ई की वैल्यू क्या है इतने से केस के लिए? जो टोटल में से अपोज जा रहा है उसको माइनस कर दिया। पहला स्टेप यही। दूसरा स्टेप जल्दी बताओ क्या आएगा यार? V इक्वल टू, जब ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट कितने डिस्टेंस पर है? डी माइनस टी सेम पर। लेकिन इसके लिए क्या लिखोगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है E प्लस का E कितने एरिया में? ये टी थिकनेस पर। ये लाइन आई है समझ में? नहीं आई? सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टोटल डिस्टेंस है डी, टोटल पहले थी ई नॉट पूरे पर। अब हमने एक ऐसा चेंज किया, बीच में कुछ ऐसा इंसर्ट कर दिया टी थिकनेस का, तो ऊपर और नीचे तो बची ई नॉट, लेकिन इतनी सी थिकनेस पर क्या बची? ई। तो ई इंटू में टी। आ गया समझ में? क्लियर है एक स्टेप? अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। प्लस जो ये ई टी है, यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है क्या? इधर लिख रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता है ई नॉट बाई ई। तो ई को अगर यहां ले जाएंगे तो के कहां जाएगा? नीचे। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम ई नॉट बाई के। ओके, ये ई नॉट ही चल रहा था, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी की जगह ये रख दिया। अगला स्टेप क्या आएगा? ई नॉट दोनों में क्या आ जाएगा? कॉमन। ई नॉट क्या आ जाएगा? ई नॉट आ जाएगा क्या? कॉमन। यहां क्या बचा? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ई नॉट बाहर आती डी माइनस टी ए और टी अपॉन के। ई नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए। तो एक स्टेप और लिख रहा हूं है इसी में ही, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म पोटेंशियल ये बचा। सेम स्टेप क्यू बाई वी, वी की जगह क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस 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 टी अपॉन के। क्यू से क्यू कैंसिल, ये चला गया ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? अब डी माइनस टी प्लस प्लस टी बाई के। कॉमन क्या लेना है? डी बाहर लेना है। डी को बाहर लेते यहां बचा 1, यहां टी बाई के प्लस प्लस क्या बचेगा यहां पर? ये हमने डी बाहर ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ? टी अपॉन के अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी, और बाकी टर्म सेम रिजल्ट। ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। आ गया समझ में? ये एक तो था कंडक्टिंग स्लैब का, एक हो गया क्या? डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। और लास्ट में रिजल्ट ये
कि चाहे कंडक्टर को इंसर्ट करो चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करो, हमेशा क्या रिजल्ट मिलेगा, नया कैपेसिटेंस बढ़ा हुआ मिलेगा, नया कैपेसिटेंस बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज फॉर्म में मिलेगा।